ग्रीनलैंड के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन क्वाइटली चल रहा था, वो अब एक इरिवर्सिबल फेज में एंटर कर चुका है। वॉशिंगटन के पावर सेंटर्स, पेंटागन के इनर रूम्स, इंडो पैसिफिक कमांड के सिचुएशन सेल्स और एलीट जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स अब ओपनली एक बात एक्सेप्ट कर चुके हैं। इंडियन ओशन इज नो लॉन्गर सेकेंडरी। ये ग्लोबल पावर का प्राइमरी प्रेशर पॉइंट बन चुका है। और इस प्रेशर पॉइंट का सबसे क्रिटिकल एलिमेंट मेनलैंड कंट्रीज नहीं है, सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है आइलैंड्स। ये कोई ब्रेकिंग प्रेस रिलीज का सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई स्पीच में अनाउंस होने वाली चीज नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं, डिप्लॉयमेंट्स में दिखती है, जो हेडलाइंस में नहीं, पैटर्न्स में समझ आती है। ट्रंप के प्रेसिडेंसी के टाइम जब ग्रीनलैंड को एक्वायर करने का आइडिया सामने आया, दुनिया ने उसे एक बिजार पॉलिटिकल मोमेंट के रूप में देखा। डिप्लोमैट्स ने कहा यह इम्पॉसिबल है, मीडिया ने कहा यह अनरियलिस्टिक है, लेकिन यूएस स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन के अंदर इस आइडिया को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखा गया। ग्रीनलैंड एक लैंड डील नहीं था, ग्रीनलैंड एक माइंडसेट डिक्लेरेशन था। इस डिक्लेरेशन का मतलब था कि अमेरिका अब ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के फ्रेमवर्क से बाहर सोच रहा है। सॉवरेंटी, बॉर्डर्स, ट्रीटीज, ये सब सेकेंडरी हो रहे हैं। प्राइमरी हो रहा है ज्योग्राफी का फंक्शन। कौन सी जगह क्या कंट्रोल करती है, कौन सा लोकेशन कौन से मूवमेंट को अफेक्ट करता है। और इसी लेंस से इंडियन ओशन को देखा जा रहा है। इंडियन ओशन आज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू बन चुका है। एशिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, मिडिल ईस्ट का एनर्जी सप्लाई, अफ्रीका के रॉ मटेरियल्स, ये सब इंडियन ओशन के थ्रू मूव करता है। यूरोप और अमेरिका की कंज्यूमर इकोनॉमीज भी इनडायरेक्टली इसी ओशन पर डिपेंडेंट हैं। अगर इंडियन ओशन फ्री फ्लोइंग है, दुनिया का सिस्टम स्मूथ चलता है। अगर इंडियन ओशन डिसरप्टेड है, दुनिया का सिस्टम चोक हो जाता है। इसीलिए इंडियन ओशन का कंट्रोल एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं, इकोनॉमिक इंश्योरेंस पॉलिसी बन चुका है। और जब इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी मर्ज हो जाते हैं, तब स्ट्रैटेजी और ज्यादा रूथलेस हो जाती है। अमेरिकन प्लानर्स ने ये बात क्लियरली समझ ली है कि फ्यूचर वॉर्स का कॉस्ट अनबेरेबल होगा। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का रिस्क न्यूक्लियर एस्केलेशन तक जा सकता है। इसीलिए फोकस शिफ्ट हो चुका है वॉर से पहले की स्टेज पर, जहां आप एनवायरनमेंट को इतना शेप कर दो कि वॉर की जरूरत ही ना पड़े। इस एनवायरनमेंट शेपिंग का सबसे इफेक्टिव टूल है आइलैंड्स। आइलैंड्स फिक्स्ड होके मूव नहीं करते, पॉलिटिक्स से रिलेटिवली इंसुलेटेड होते हैं। छोटी पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज और डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटेजिक वैल्यू, ये कॉम्बिनेशन उन्हें परफेक्ट बनाता है ग्लोबल पावर गेम्स के लिए। इंडियन ओशन के अंदर डजन्स ऐसे आइलैंड्स हैं जो एक सिंगल रेडार इंस्टॉलेशन से पूरे रीजन की मैरीटाइम पिक्चर चेंज कर सकते हैं। एक रनवे एक्सटेंशन से लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं। एक अंडरसी सेंसर एरे से सबमरीन्स ट्रैक की जा सकती हैं। और ये सब बिना किसी इन्वेजन के। इसीलिए अमेरिकन स्ट्रैटेजी लाउड नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी अग्रेसिव नहीं लगती, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी डेंजरस है। टाइमलाइन को और डिटेल में एक्सपैंड करें तो पिक्चर और ज्यादा लेयर्ड हो जाती है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी सिर्फ चाइना फोकस डॉक्यूमेंट नहीं था, वो एक अनाउंसमेंट था कि अमेरिका अब अटलांटिक सेंट्रिक नहीं रहा। ग्लोबल ग्रेविटी शिफ्ट हो रही है और अमेरिका उस शिफ्ट के साथ मूव कर रहा है। क्वाड का रिवाइवल सिंबॉलिक नहीं था, ये एक सिग्नल था कि इंडियन ओशन और पैसिफिक को एक सिंगल स्ट्रेटेजिक स्पेस के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। नेवल एक्सरसाइजेज, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब एक लार्जर आर्किटेक्चर का पार्ट है। डिएगो गार्सिया जैसे बेसिस को सिर्फ अपग्रेड नहीं किया गया, उन्हें फ्यूचर वॉरफेयर नोड्स में कन्वर्ट किया गया। स्पेस फोर्स इंटीग्रेशन, साइबर कोऑर्डिनेशन, अंडरसी डोमेन अवेयरनेस, ये सब साइलेंटली इंटीग्रेट हो रहा है। और ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है। जब एक पावर मूव करती है, बाकी सब रिस्पॉन्ड करते हैं। चाइना ने अपनी नेवल मॉडर्नाइजेशन को एक्सेलरेट किया, सबमरीन डिप्लॉयमेंट्स बढ़े, रिसर्च वेसल्स के नाम पर सर्वेलेंस बढ़ा, डुअल यूज पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स हब्स को एक्सपैंड किया गया। ऑफिशियल नैरेटिव कॉमर्स का है, लेकिन स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी क्लियर है। आइलैंड नेशंस इस बीच सैंडविच बन रहे हैं। उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, डेवलपमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्लाइमेट चेंज का प्रेशर है। जब एक ग्लोबल पावर हेल्प ऑफर करती है, तो वो हेल्प न्यूट्रल नहीं होती, वो अलाइनमेंट के साथ आती है। और अलाइनमेंट धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। ट्रंप का ब्लंट पॉलिटिकल लैंग्वेज एक चीज एक्सपोज कर गया। अमेरिका अब रूल्स फॉलो करने के बजाय रूल्स डिफाइन करना चाहता है। और रूल्स डिफाइन करने के लिए आपको बोर्ड के सेंटर पर रहना पड़ता है। इंडियन ओशन आज वो बोर्ड है। इस बोर्ड पर इंडिया की पोजीशन यूनिक है। इंडिया कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है, इंडिया इंडिजिनस इंडियन ओशन पावर है। इस ओशन का नाम, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंडिया से जुड़ी हुई है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया को एक नेचुरल चोक पॉइंट एडवांटेज देते हैं। मलक्का स्ट्रेट के पास इंडिया की प्रॉक्सिमिटी एक्सीडेंटल नहीं है, ये ज्योग्राफी का गिफ्ट है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों इंडिया के स्ट्रेटेजिक एनवेलप के अंदर आते हैं।
इसीलिए जब अमेरिका इंडियन ओशन के आइलैंड्स पर फोकस करता है तो वो इंडिया के बिना ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं कर सकता। इंडिया इसीलिए पार्टनर भी है और पोटेंशियल गेटकीपर भी। इंडिया के लिए ये मोमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पहली बार ग्लोबल पावर डायनामिक्स इंडिया के नेचुरल स्ट्रेंथ्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। लेकिन ये मोमेंट डेंजरस भी है, क्योंकि पावर के साथ प्रेशर आता है। इंडिया को डिसाइड करना होगा कितनी एक्सेस देनी है, कितनी कोऑपरेशन एक्सेप्ट करनी है और कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिर्फ स्लोगन नहीं रह सकता, ये ऑपरेशनल डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक एंगल और भी कॉम्प्लेक्स है। इंडियन ओशन डिस्रप्शन का मतलब सिर्फ ऑयल प्राइसेस नहीं है, इसका मतलब है फर्टिलाइजर सप्लाई इम्पैक्ट, फूड प्राइसेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस। इंडिया जैसे पॉपुलेशन हैवी कंट्री के लिए ये सब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। ग्लोबली इंडियन ओशन एक साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड भी बन रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, नेवल मूवमेंट्स को अग्रेसिव इंटेंट के साथ देखा जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है। हिस्ट्री ये भी बताती है कि जब ओशंस ओवर सिक्योरिटाइज हो जाते हैं तो एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग भी लार्ज कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर सकती है। ग्रीनलैंड का एपिसोड एक वार्निंग था कि ज्योग्राफी फिर से ओपनली नेगोशिएट होने लगी है। इंडियन ओशन का करंट मोमेंट एक रिमाइंडर है कि 21st सेंचुरी का वर्ल्ड ऑर्डर क्वाइटली रीराइट हो रहा है, बिना किसी वर्ल्ड वॉर के। और इस रीराइटिंग में इंडिया का रोल डिसाइसिव होगा। इंडिया अगर पैसिव रहा तो इंडियन ओशन का फ्यूचर कोई और लिखेगा। इंडिया अगर प्रोएक्टिव रहा तो इंडियन ओशन स्टेबिलिटी का एंकर बन सकता है, क्योंकि जो इंडियन ओशन के रिदम्स को कंट्रोल करता है वो सिर्फ शिप्स और ऑयल को कंट्रोल नहीं करता, वो ग्लोबल पावर के फ्लो को कंट्रोल करता है।